about the Nazism and the rise of Hitler. In this chapter, we will discuss 2 points. First, Hitler का नाम कई लोगों ने सुना होगा. Hitler. Today we will discuss about the Hitler. Nazism क्या है? इसकी आइडियोलॉजी. Nazism known as the ideology of Hitler. Yesterday class we have discussed about the ideology of Hitler. नाजिज्म के बारे में हम yesterday के कल के क्लास में दोनों चीजें डिस्कस कर चुके हैं. तो हम जस्ट रिकॉल करेंगे जब तक ये ओपन हो रहा है. तो नाजिज्म में जो है वो किस 2 आइडिया है. बेसिकली फर्स्ट वाज द racism. Racism that means our race is supreme. Which race? According to Hitler, that Nordic German Aryan are German Aryan are the superior. क्या है? Superior race in the world. And the down who is in the many races in the world. Top पे कौन है? Top position is the Nordic Aryan who has the blonde hairs and blue eyes. ये हमने कल डिस्कस कर लिया है. Second, on the down side, bottom down, who is the Jews. तो Jews are the totally greedy people, totally ये background history है. कल हमने ये डिस्कस किया है. आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. फिर नेक्स्ट थ्योरी उसने क्या बताया था? Leibnizian theory. Leibnizian theory, what was the living space? Meaning was what? Leibnizian meaning was living space. That means what was the thinking behind this? Living space. That means all time we should extend our motherland territory or area. हमेशा हमें किस idea was depend on which ideology? Imperialism ideology. कि हमें हमेशा अपने मातृभूमि के जो भी जगह है, जो भी एरिया है, उसको एक्सटेंड करता रहना चाहिए. दैट्स मीन वी शुड कैप्चर द अदर एरियाज ऑल्सो. वी शुड इंक्लूड इन आवर मदरलैंड ऑल्सो. तो ये है कि हमें वॉर के थ्रू या एज ए ट्रीटी किसी एरिया को हमें और अपने में इंक्लूड करके रहना चाहिए. इन दिस चैप्टर लास्ट क्लास आई टोल्ड कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इतनी हिस्ट्री पढ़नी है. इन बिटवीन राइज ऑफ हिटलर हैपेंड. राइज ऑफ हिटलर हमने थ्योरी पढ़ ली. अब हमने हिटलर का राइज पढ़ना है. राइज ऑफ हिटलर पढ़ना है कि हिटलर का उदय कैसे हुआ. द कंडीशन वेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. He was the army soldier. He involved in the army soldier. Previously he was not that much क्रूएल. पहले से वो क्रूएल नहीं, मतलब जन्मजात वो पैदा नहीं हुआ था क्रूएल कि उठते ही चलो पैदा हो गया चलो मारते हैं सबको सारे खत्म करते हैं. ऐसा कुछ नहीं था. He was also a normal child. He involved as a too much. He was patriotic. वो बहुत ज्यादा बड़ा देशभक्त था. That's why he joined the army also. And in the first world war he was worked like a army soldiers also participated. But what happened in the first world war या after first world war? That's why Hitler became this much cruel and this much big emperor and responsible for the second world war also. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कॉजेज हैं क्या थे जिसकी वजह से हिटलर का राइज हुआ. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द बिग प्लेटफॉर्म फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या चीज हुआ कि जिसकी वजह से उसी प्लेटफॉर्म पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे कुछ दिनों के बाद चल के हुआ. ठीक है. तो हम लोगों ने आइडियोलॉजी नाजिज्म की कल ही पढ़ ली है. आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट. पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर when occurred, what happened, who were involved. ये ना क्वेश्चंस मार्क्स है ना. who were involved. after that what was the result of first world war. रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट वॉज द राइज ऑफ हिटलर. और जर्मनी रिजल्ट हर देश में अलग अलग पड़ा. पर जर्मनी में हिटलर के ओरिजिन का एक रीजन
ये भी था। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मैप के थ्रू हम समझेंगे। ये रहा आपका नाजिज्म का पिक्चर, ये रहा उसका सिंबल, आयरन का सिंबल। अभी हम लोग उसके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो आपका चैप्टर है उसमें कुछ मेन पॉइंट्स है। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, ट्रीटी ऑफ वर्साई, इफेक्ट ऑफ वॉर। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सबको डिस्कस करने से पहले हम लोग का जो पहला टॉपिक है चैप्टर का, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक बर्थ हैपेंड व्हिच ईयर, तो ये भी हमें पढ़ना है। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक इन द आफ्टर द वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जैसे जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ। तो हम ये कैसे देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कितनी पार्टीज थी टोटल, हाउ मेनी पार्टीज वेयर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 2 पार्टीज। ओके, तो 2 पार्टीज which known as the first world war में which 2 party involved? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पार्टी इन्वॉल्व है। तो आपको इसे बनाना है, इस तरह से बनाना है। क्या करना है? एक्सिस पार्टी, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवीय पार्टी या सेंट्रल पार्टी, एक्सिस पार्टी, और दूसरी हो गई हमारी एलाइज पार्टी। तो एक्सिस पार्टी में था आपका ऑस्ट्रिया, ये बार बार याद करना है क्योंकि मैप लोकेशन में आना है, हम अभी बताते भी। जर्मनी और कौन था भाई? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, जो कि एक ही साल के बाद राइस को ज्वाइन कर लिया, और एक और था ना टर्की। कौन था? टर्की। इन चारों में से सबसे ज्यादा जर्मनी, बिकॉज ऑस्ट्रिया, दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड because the Austrian prince was killed in the Serbia by the support of the Russia. So provoked by the Russia. So that background, it is the First World War background. So Germany, Austria announced given the challenge of 1 month. That was the situation happened on the 1st August. 1st August, the prince of the Austria was killed in the Serbia. Serbia was the part of the Austrian Empire. But Serbia community were the Slav community which adopted the Greek Orthodox Church, followed the Orthodox Church, and they were supported. Serbia was supported by Russia for the becoming independent. सर्बिया जो है ऑस्ट्रिया से इंडिपेंडेंट होना चाहता था, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? रशिया। ऑस्ट्रिया न्यू इट वेरी वेल, ऑस्ट्रिया बहुत अच्छे से जानता था कि रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो when the Austrian prince went for to resolve the problem of Serbia, that time Serbians revolutionaries killed the Austria prince. ऑस्ट्रिया के राजकुमार को उन्होंने क्या किया? मार दिया। उसके बदले में ऑस्ट्रिया तो चुप रहेगा नहीं, तो ऑस्ट्रिया गिवन द चैलेंज फॉर 1 month to Serbia also as well as Russia also. You have to give the name that culprit. जो भी दोषी है उसको हमें 1 महीने के अंदर आपको देना है, ठीक है? तो और ये सपोर्ट किससे मिल रहा था? ऑस्ट्रिया एक छोटा सा स्टेट है, रशिया बहुत बड़ा स्टेट है। दैट सपोर्ट डन बाय द जर्मनी। जर्मनी भी खुद लड़ना चाहता था कि रशिया के बहुत सारे हिस्से को कब्जे में कर ले, तो वो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था जर्मनी। इसीलिए हम देखेंगे कि फुल वॉर के बाद जर्मनी को, इन चारों में से जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन के लिए। बिकॉज अगर जर्मनी सपोर्ट नहीं करता तो ऑस्ट्रिया हैज नॉट टू मच पावरफुल कि दे कैन गिव द चैलेंज टू द रशिया, इतने बड़े देश को चैलेंज कर सकते। तो जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया, ठीक है? तो अभी हम लोग को देखना है कि जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आप सबको पता है, हम लोग लास्ट 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, 14 to 18। ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट द एलाइज। एलाइज में कौन है बताओ? हाँ, एलाइज को हमने याद करने के लिए बाफ्रा भी लिखा है। बाफ्रा क्या लिख सकते हैं? ये बफरा भी लिख सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका। क्या लिखना है? बफरा मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका। याद रहेगा ना? इस तरह से इनको याद करने से ज्यादा याद रहता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका। ब्रिटेन दैट मीन इंग्लैंड। इफ्रा बना दो, बफरा की जगह इफ्रा लिख दो।
ब्रिटेन की जगह इंग्लैंड लिख दो, कुछ भी उधर चलता है। जर्मनी इनिशियली मेड गेन, ऐसा नहीं है, युद्ध हुआ तो फायदा भी होता है और लॉस भी होता है। तो युद्ध हुए तो इसमें क्या हो गया, जर्मनी को क्या हुआ, केवल लॉस नहीं हुआ, क्या हुआ, फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ भाई, ऑक्यूपाइंग द फ्रांस, फ्रांस का एरिया ऑक्यूपाई किया। अब क्या ऑक्यूपाई किया फ्रांस का, किसी को पता है? नहीं, हम बताते हैं। फ्रांस का एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको कहा जाता था ऑल्सेस लॉरेन, ऑल्सेस लॉरेन, ये ऑल्सेस या फिर से ऑल्सेस एंड लॉरेन, उसके जो कि वेरी प्रोडक्टिव एरिया, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया था फ्रांस का, उस पे जो है जर्मनी ने कब्जा कर लिया। तो फ्रांस को तो इन्वॉल्व होना ही है, ठीक है। और इंग्लैंड के कब्जे में बेल्जियम था, बेल्जियम भी इंडिपेंडेंट नहीं था। बेल्जियम जो था वो किसके अंडर में था, इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के एरिया से उसने क्या कर लिया, बेल्जियम। नाउ अंडरस्टूड व्हाई डिड फ्रांस एंड इंग्लैंड वाज इन्वॉल्वड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जर्मनी जो था टू मच एम्बिशियस, उसको अपने एरिया को एक्सपेंड करना था। उसने फ्रांस के बहुत बड़े एरिया को और बेल्जियम के बहुत बड़े एरिया को, उसकी भी हिस्ट्री है 10th क्लास में पढ़ोगे, बैक पढ़ोगे, ये दूसरी वाली कहानी, उसके पहले वाली कहानी आप पढ़ोगे। ये इसके कहानी के पहले वो 1814 का सीन है। 1815 में जो बंटवारा हुआ था, जो भी डिवीजन हुए थे वियना कांग्रेस में, उसका सीन था 1914। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो प्लेटफॉर्म था वो 100 इयर्स बैक में था। इस तरह से नहीं होता है। अगर आगे चल करके जर्मनी उस पर अटैक कर रहा है तो क्यों अटैक कर रहा है, उसके भी रीजंस हैं। कब के रीजंस हैं, 1814-15 के वियना कांग्रेस। खैर हमें वो क्लास 10 में पढ़ना है। अभी अभी आप लोगों को क्या पढ़ना है कि इसने क्या कर लिया, जर्मनी ने क्या कब्जा किया, फ्रांस का, कहीं नहीं जाना है क्लास में। और बेल्जियम का भी हिस्सा जो कि किसके कंट्रोल में था, इंग्लैंड के। तो ये दोनों किसका सपोर्ट देने के लिए उतर गए, रशिया का सपोर्ट में, क्योंकि उसने रशिया के अगेंस्ट अनाउंस किया था युद्ध को। तो ये अनाउंस हो गया, एलाइज बोल। बट रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ एलाइज पार्टी के पास, रिजल्ट में क्या हुआ, ये एलाइज पार्टीज हैं, ये क्या हो गए, जीत गया। उसी वाला स्माइली बना दो। और ये वाला एक्सिस पार्टी क्या हो गई, क्या हो गई, हार गए। तो एलाइज बोन और हार गए कौन, एलाइज बोन, हार गए कौन, देखो प्रेम बनेगा ना, राइम बनेगा। कौन हार गया, एक्सिस पार्टी। तो एक्सिस पार्टी, आप लोग गेम खेलते हो तो एक पार्टी जीत जाती है, एक पार्टी हार जाती है ना। तो हार और जीत जब होता है तो जीते वाली पार्टी को, पार्टी जो है हारे वाले पार्टी से क्या करती है, कुछ समझौते करती है। अभी तक हम जितने भी युद्ध करते आए तो उनको वो शर्तें माननी पड़ती है, क्योंकि लॉस तो हुआ है, लॉस हुआ है, दोनों पार्टीज का लॉस हुआ है। ऐसा नहीं है युद्ध होता है तो दोनों पार्टीज का लॉस होता है, बट इस लॉस को कौन भरेगा, युद्ध किसने स्टार्ट किया। होता है ना, भाई बहन में भी लड़ाई होती है तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं मारा, पहले इसने मारा, पहले उसने मारा। ऐसा बोलते हो ना तो मम्मी और पापा कंफ्यूज होते हैं किसने किसको मारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा सीन है। तो अब उस पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि अच्छा किसने वॉर स्टार्ट किया। अब ये जो मैप है, मैप में आप देख रहे हो कि रशिया एक बड़ा एम्पायर और जर्मनी जो है रशिया के इस बड़े एरिया पे कैप्चर करना, और यहाँ पे पोलैंड है उसको कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम मैप के थ्रू भी समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये जो देख रहे हो ये कौन सा एरिया है, फ्रांस के किस कॉर्नर पे लगा हुआ है, नॉर्थ। ये बेल्जियम जो है वो बहुत पहले से, फ्रॉम विच टाइम पीरियड, 1850, इट वॉज कैप्चर्ड बाय होम, इंग्लैंड। अब इस बेल्जियम को जो 100 साल पहले इंग्लैंड के कब्जे में था, अब बेल्जियम को किसने ले लिया, जर्मनी ने। में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, क्लियर हो। अब फ्रांस का जो एरिया है, कौन सा एरिया, ऑल्सेस लॉरेन वाला एरिया, वो एरिया कौन ले रहा है, जर्मनी ने कब्जा कर लिया। दूसरा उसने रशिया के एरिया का कौन सा एरिया कब्जा कर लिया, पोलैंड। तो अब ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया के पास इधर सर्बिया है तो सर्बिया में विद्रोह हो रहा है, ठीक है। इन सब वजहों से ये युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है। और जर्मनी को हार कौन मतलब
ये पूरा का पूरा यूरोप है, रशिया, इंग्लैंड, ये क्या है ये बताओ, किसी को पता है? स्पेन है, ये लिखना है। और ये क्या है? पुर्तगाल है, ठीक है। तो आप देखो ये पूरा का पूरा यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में सेंट्रल पावर, इसलिए सेंट्रल पावर नहीं कहा गया है कि केवल युद्ध स्टार्ट किया, एक्सिस पावर कहा गया। सेंट्रल पावर इसलिए कहा गया क्योंकि आप देखोगे कि ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द यूरोप, जो ये सेंट्रल पावर है। और फिर यहाँ पे हमारा टर्की, इसको येलो क्यों कर दिया गया? क्योंकि इटली जस्ट किसको ज्वाइन कर लिया 1915 में, एलाइज पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इसलिए इसको येलो कलर से दिखाया है। लेकिन जो हमारे युद्ध के जो मेन है वो कौन है बताओ? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। तो क्या बन जाएगा वहां का शॉर्ट फॉर्म? टैग। देखो क्या बन जाएगा, टैग लिखो, या गैट भी लिख सकते हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। तुम्हें जैसे याद करना है, टैग याद कर लो, गैट याद कर लो, इस तरह से ये एम्पायर हो गया। तो अब आई होप मैप समझ में आ गया होगा, लगा लेंगे, बताइए। अच्छा, अब जो हम देखेंगे कि डिफीट हो गया, युद्ध जो है खत्म हो गया। अब इसके आगे का सीन देखेंगे, युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध खत्म होने के बाद क्या बुलाया गया? हाँ, मीटिंग बुलाई गई। क्या बुलाई गई? इधर जब युद्ध खत्म हो गया तो मीटिंग बुलाई गई वर्साय में। कहाँ बुलाई गई? वर्साय, वर्साइलिस एक्चुअली, पर पढ़ते क्या है? वर्साय। इस ये आपका आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। वर्साय ट्रीटी, ट्रीटी मतलब संधि। इसको भी हम लोग 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ये 5 उंगलियां निकालोगे और इसको पढ़ोगे। ट्रीटी बुलाई गई तो दोनों पार्टी यहाँ पे टेबल लगा दिया गया। टेबल पे इस साइड बैठ गई एक्सिस पार्टी और इधर बैठ गई एलायंस पार्टी, और ये इनके प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो है बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? इधर साइड कौन बैठ गया? जर्मनी बैठ गया। हमें जर्मनी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ जर्मनी देखना है। जर्मनी बैठ गया और इधर बाकी के फ्रांस, क्या पढ़ा था हमने? बाफरा पढ़ा था ना, ये लोग बैठ गए। कौन लोग बताओ भाई, कोई बताएगा बच्चा? बाफरा मीन्स हाँ, और इधर बाकी सब बैठे। पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जर्मनी, तो हम सिर्फ जर्मनी के साथ मीटिंग हो रही है, हम उसको देखते हैं। वर्साय क्या है? वर्साय फ्रांस में एक जगह है। कई बार बच्चे पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं था वर्साय क्या है। वर्साय जो है एक पैलेस, क्या है? पैलेस, रॉयल पैलेस। किसका? फ्रांस का। फ्रांस के राजा इसमें रहते थे, वहां पे मीटिंग बुलाई। तो वर्साय वाज द पैलेस और देयर ट्रीटी वेयर ऑफ इट, दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी वेयर नेम एज द वर्साय ट्रीटी। एनीबडी, 1 मार्क क्वेश्चन विल कम, एनीबडी कैन आस्क टू यू, कोई भी आके पूछ सकता है आपसे कि वर्साय ट्रीटी, वर्साय वेयर इज द वर्साय, व्हाट वाज द वर्साय। तो वर्साय ट्रीटी था क्या? तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर the Axis party when defeated by the Allies party, the peace conference were held in the Versailles। यहाँ पे क्या हुआ? ये किस तरह की ट्रीटी थी? पीस ट्रीटी। कैसी ट्रीटी थी? पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी का मतलब होता है शांति समझौता, युद्ध के बाद का शांति समझौता। बात समझ में आ गई कि अब युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो शांति होने के लिए, शांति किसी लड़की के नाम की बात नहीं कर रहे हैं, शांति मतलब पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अब हम लोग समझेंगे। तो जो वहां पे अब भाई ये जो है, तो रूलर था, जो भी वहां पे एम्परर था, दैट टाइम एम्परर, जैसे विलियम फर्स्ट, दैट एम्परर वाज द एब्डिकेटेड। एब्डिकेटेड मतलब उसको हटा दिया गया। मोस्टली डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरीज, हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रेवोल्यूशनरीज पढ़ चुके हैं, रेडिकल्स पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेट्स पढ़ चुके हैं। तो those people were living in Germany also,
those people were unhappy with the emperor rule. उसके शासन से नाराज थे. ठीक है, क्यों नाराज थे भाई? बिकॉज जैसे देखो, अगर आपके स्कूल में कोई भी लॉस हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? किसको गाली पड़ेगी? सिंपल सी बात, समझ में आ गई बात? बाकी लोग तो फॉलो कर रहे हैं ना उनको. तो यहाँ भी जर्मनी की हार हो रही है, कॉन्टिन्यूअस लॉस हो रहा है, आर्मी का लॉस हो रहा है, तो who will be the responsible? जर्मन एम्परर. तो उस पर प्रेशर पड़ा, यू हैव टू गिव द रेजिग्नेशन, आपको रिजाइन करना पड़ा, जैसे जार को पड़ा था. ठीक, एम्परर वॉज एब्डिकेटेड, एम्परर को हटा दिया गया. और वहाँ जो पहले से जो नेशनल असेंबली थी, क्या थी? नेशनल असेंबली, जो वहाँ की पार्लियामेंट भी थी, जैसे फ्रांस की भी थी नेशनल असेंबली. अब सबको ये जानना है, अमेरिका के पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस. हमारे पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? हमारे पार्लियामेंट का नाम जानते हो क्या है? ये संसद है. क्या नाम है हमारे पार्लियामेंट का? और अमेरिका पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है. फ्रांस की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली. ऐसे ही यहाँ पे भी नेशनल असेंबली थी, और उस नेशनल असेंबली जो है वो एक जगह पे मिली जिसका नाम था वीमर, है ना? उस जगह का क्या नाम था? वीमर. राजा को तो हटा दिया गया, विलियम हट गया. सारे पार्लियामेंट के लोग कहाँ मिले? वीमर में मिले. पार्लियामेंट था, पर राजा जो है लोगों से सलाह नहीं लेता था जार की तरफ, जैसे हमने सोशल रेवोल्यूशन में पढ़े. तो ये लोग चुपचाप बैकग्राउंड में रहते थे. तो फिर ये लोग वीमर में मिले. वीमर क्या है बेटा? वीमर क्या है? एक प्लेस है, एक जगह जहाँ पे सारे पार्लियामेंट्रीज मिले. पार्लियामेंट का क्या नाम है वहाँ पे? वो लोग वहाँ मिले और उन्होंने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब वहाँ जो है पावर डिवाइड हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट पहले राजा नहीं होता था, राजा ही शासन चलाता, पर अब नहीं. अब क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. दैट्स मीन न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन वीमर. बात समझ में आ गई? और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो गया कहाँ पे मिलने के लिए? वर्साई में. जैसे मान लो युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ का राजा हटा दिया गया, और सपोज दैट आप जेएनबी तिनसुकिया और जेएनबी डिब्रूगढ़ में लड़ाई चल रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई क्या नाम है? डे सर. मान लो प्रिंसिपल सर को हटा दिया गया, अब डे सर चार्ज में आ गए. आप सबने चुन करके डे सर को चार्ज दे दिया, न्यूली इलेक्टेड टेम्पररी प्रिंसिपल. तो अब ये जो टेम्पररी प्रिंसिपल, अभी पूरे इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, और चल रहे थे, कहाँ इलेक्शन होगा? तो ये जो है कहाँ जाएंगे मिलने के लिए? डिब्रूगढ़ और जेएनबी तिनसुकिया के प्रिंसिपल्स को बुलाया गया शिलोंग या गुवाहाटी में. तो गुवाहाटी में पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है. मेरी बात समझ में आ गई? तो ये लोग वहाँ पे मिलने गए. केवल डे सर ही नहीं गए, 2-4 सब लोग को मिला दिया. मतलब इसमें नेशनल असेंबली के कुछ लोगों को क्या किया? मिला के वो चले गए. तो रजिस्ट्रार में ये मीटिंग हुई कि हाँ भाई 4-4 लोग जाएंगे. रजिस्ट्रार मतलब वहाँ का पार्लियामेंट. अभी आपके बुक में लिखा है रजिस्ट्रार, कोई पढ़ेंगे. तो जो नेशनल असेंबली है उसका नाम चेंज कर दिया गया जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि नेशनल असेंबली हुआ तो फ्रेंच लैंग्वेज में, तो वो था. उसका नाम चेंज करके क्या किया गया? रिक्सटैग. तो रिक्सटैग कहा गया. यहाँ पे है आपका ये क्या है? तो ये नया हमारा असेंबली बना. तो आपकी बुक में है उसका नाम, कुछ इधर उधर हो तो उसमें लिख देना. और वहाँ पे ये फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई. टेम्पररी रूलर भी, रूलर मतलब राजा नहीं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कौन होता है? पीएम होते हैं. तो वो इलेक्ट हुए, और वो लोग कहाँ गए मिलने के लिए? वही वर्साई. तो रिपब्लिक गवर्नमेंट हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल. जो नई गवर्नमेंट थी उसको सभी वेलकम नहीं कर रहे थे. जब वो वापस रिटर्न आई तो सभी उससे खुश नहीं थे. क्यों भाई? बिकॉज दे साइंड ऑन द फोर्स टर्म्स. क्योंकि उन्होंने जिस ट्रीटी में साइन किया था वो फोर्स करके साइन कराया गया था उनसे. तो फिर उनसे बोला गया, जब वो रिटर्न आए अपने जर्मनी में, तो द पीपल वेर नॉट वेलकम देम. पीपल्स ने, जर्मन के लोगों ने, स्पेशली आर्मी ने उनको वेलकम नहीं किया. समझ में आ गई बात? ये लाइन आपको आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के जो टर्म्स कंडीशंस है,
कि क्यों वेलकम नहीं किया गया, हमने अभी कहानी खत्म की ना कि वो वेलकम नहीं किए गए। कौन? न्यूली इलेक्टेड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट वाज नॉट वेलकम बाय द जर्मनी। व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस? अब सपोज दैट आप चारों हाउस हो अरावली, वाली अंशु बोलते हैं ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है तुमको? अंशु बोलते हैं। तो अरावली नीलगिरी सारे को कल मीटिंग की सारे कैप्टन की, और उसी में से अरावली कैप्टन को खड़ा करके खूब सुनाया जाए, ये किया तुम्हारा हाउस, ये है तुम्हारा। दैट टाइम यू विल प्रेशराइज, यू कैन डू सिग्नेचर ऑन द मिनट्स, आपने साइन कर दिया, बट एजिटेशन विल कम, सारा काम मैंने थोड़ी किया। जैसे आप नए नए लीडर बने हो, जो नया लीडर बना वही रिस्पॉन्सिबल था क्या युद्ध के लिए? नहीं, लेकिन वापस आने पे सुनने को किसको मिल रहा है? किसी को मिल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया कि सारे चीज का रिस्पॉन्सिबल भले प्रिंसिपल सर ने किया हो चाहे नहीं किया हो, वो भी नए नए यहाँ अपॉइंट हुए, तो पहले से जो प्रॉब्लम है उसका बर्डन किसको झेलना पड़ेगा? नए को ही झेलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो जर्मनी में क्या जो ट्रीटी हुई, अब देखो उसकी शर्तें देखो, एलाइज पार्टी ने कौन कौन सी शर्तें डाली, इसलिए 5 शर्तें हम पढ़ेंगे और ये खत्म करके जाएंगे। पहला, जर्मनी लॉस्ट हिज ओवरसीज कॉलोनी, जर्मनी की जितनी जगह पे कॉलोनी बनाई थी, जिस जिस जगहों पे पहले से कब्जा कर लिया था युद्ध के दौरान और पहले में, उन सब एरियाज के 10th और उन सब को इन लोगों ने ओवरसीज कर लिया। जितना भी जर्मनी ने हम लोगों ने जितने एरिया पे कैप्चर किया वो सब हमसे ले लिया गया। तो ये हुआ। फिर उसका 10% पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन लेगी बताओ? 10% पॉपुलेशन लेंगे। तो ये सब नोट करना है, याद करना है। 10% पॉपुलेशन लेने का मतलब क्या हो गया? 10% पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन क्या पॉपुलेशन होता है? पॉपुलेशन इज द ह्यूमन रिसोर्स। बात समझ में आ रही है? आपके देश का ह्यूमन रिसोर्स है वो 10%। जब टेरिटरी ले लिया तो उस एरिया के लोगों को भी ले लिया हम लोगों ने। अब वो जर्मन नहीं कर रहा है, वो एरिया मोस्टली जिसको दिया गया, फ्रांस को, अमेरिका को, वो लोग वहाँ के। ये 10% पॉपुलेशन का लॉस हुआ। 30% एरिया ले लिया गया उसका, जितनी भी कॉलोनी ली गई, और जर्मनी का जो भी था पहले कॉलोनी ले ली गई, और जर्मनी का जो मेन एरिया था, जैसे हमने इस एरिया पे कब्जा किया था उस एरिया वो तो लिया ही लिया, प्लस हमारा अपना जो जर्मनी था उसमें से भी 13% एरिया जो है क्या किया गया, उन लोगों ने ले लिया। किसने? They have taken by whom? Taken by whom बताओ? Allies party. Very good. फिर 75% जो है आयरन माइंस ले लिए। अभी हम मैप पे दिखाएंगे आयरन माइंस, जिसको कहा गया ल्यूर एरिया, राइनलैंड का एरिया। राइन रिवर के पास एक एरिया है जिसको क्या कहते हैं? ल्यूर एरिया, है ना? ये लिखा होगा आपके बुक में, यहाँ पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है। तो कौन सा एरिया लिया गया? आयरन और कोल भी लिया गया, और इसको दिया किसको गया? फ्रांस को, पोलैंड एंड डेनमार्क। क्लियर? समझ में आ रही बात है? ये सारा एरिया ले लिया गया, और पोलैंड को भी जो जीता था वो एरिया भी कब्जे में कर लिया। तो मतलब बताओ, आपने जो जीता वो तो ले ही लिया, प्लस आपके एरिया में से भी बहुत सारा एरिया ले लिया। क्या क्या हमने देखा अभी? पहले उसके बहुत सारे कॉलोनीज को ऑक्यूपाई कर लिया। दूसरा क्या किया? 10% पॉपुलेशन एंड 13% टेरिटरी ले लिया। फिर उसके अलावा उसका जो मेन इकोनॉमिकल सोर्स था, इकोनॉमिकल रिसोर्स है ना, कौन सा एरिया? ल्यूर एरिया, विच वर लोकेटेड इन द राइन रिवर। तो वो एरिया भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया, जो आपके इनकम का सोर्स है। जैसे आपने तो कब्जा किया नहीं, आपका जमीन तो लिया नहीं, प्लस आपका जहाँ बिजनेस है, जो आपकी शॉप है, जो भी आपका बिजनेस है, वो भी अपने हाथ में ले लिया। अब आयरन एंड कोल एरिया ले लिया, तो आपका केवल कोल एरिया, आयरन एरिया ही अफेक्ट होगा या आपकी एरिया की पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होगी? इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होगी। अच्छा चलो, प्लस आपके जो आयरन एंड कोल है, क्या जितना आयरन एंड कोल होता है वो सब अपने ही कंज्यूम करते हैं या अदर कंट्रीज को भी सप्लाई करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे? तो इससे आपका इंटरनेशनल इनकम भी रिड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है? दैट्स मीन लॉस ऑफ क्या हो गया? लॉस ऑफ इनकम रिसोर्स, ये हो गया।
उसके पावर को कम करने के लिए इन द फ्यूचर जर्मनी दिस टाइम, अब इतना सारा सामान ले लिया तो आपको तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, तो इन द फ्यूचर यू कांट शो योर एग्रीगेशन, आप अपना गुस्सा न दिखा सको, इसलिए आपको क्या करना है, एलाइड पावर ने उसको डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज क्या होता है, उसकी मिलिट्री को कम कर दिया। मिलिट्री पावर पे ही ना जर्मनी इतना जंप कर रहा था, चैलेंज कर रहा था सबको, उसकी मिलिट्री को रिड्यूस कर दिया गया कि आप जो है नाउ जर्मनी कैन नॉट मेंटेन मोर देन दिस, इनकम टैक्स होता है ना कि नाउ यू कैन नॉट अर्न दैट मच मनी मोर देन दैट मच मनी, कि आप इतने से ज्यादा आप सेव नहीं कर सकते हो, 5 लाख से ज्यादा आप सेव नहीं कर सकते हो, 10 लाख से ज्यादा सेव नहीं, ऐसे ही आर्मी आप इतने आर्मी से ज्यादा आप आर्मी रख ही नहीं सकते हो, और सारी आर्मी को डिमोनेटाइज, समझ में आ रही बात है। तो आप बताओ कि आर्मी भी आपसे हटा दीजिए ताकि आप मतलब आपके हाथ भी काट दिए, लड़ो, किससे लड़ोगे, आर्मी उसका हैंड था जिसके बल पे जर्मनी हो रहा था, उसके हाथ भी उसने क्या किए, काट दिए। और लास्ट 2 पॉइंट और देखने हमें वो बस, तो ये लिख के लाना है क्या, ट्रीटी ऑफ वर्साय। उसके अलावा उसने क्या किया, नेक्स्ट वॉर का जो गिल्ड था, गिल्ड दैट्स मीन रिस्पॉन्सिबल, वॉर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी गई, ये चारों को नहीं, जर्मनी वॉज द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होम, जर्मनी को क्या माना गया बताइए, कि अमॉन्ग ऑफ 4 जर्मनी वॉज द मेन लीडर ऑफ दिस वॉर। ये सारा वॉर जो है जर्मनी के कारण ही हुआ। अगर जर्मनी प्रोवोक नहीं करता ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया इतनी आगे हिम्मत नहीं करता, टर्की में इतनी पावर नहीं थी, टर्की दैट टाइम नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, बीमार आदमी कहा जाता था टर्की का, टर्की जो है यूरोप का बीमार व्यक्ति कहा जाता था। तो ये सारा चीज, और उससे कितना पैसा लिया, वॉर कॉम्पनसेशन। अब युद्ध तुम्हारी वजह से हुआ है, तो हर्जाना कौन करेगा बताओ, हर्जाना दैट्स मीन कॉम्पनसेशन मनी, यहाँ लिखा है ना कॉम्पनसेशन, उसको कितना कॉम्पनसेशन देने को कहा गया, 6 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन मीन्स नहीं पता, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 1 मिलियन में कितना होता है, हाँ। तो और जो राइन एरिया है, जो मैंने पहले ही बता दिया, राइन रिवर एरिया, वो एरिया ऑक्यूपाइज कर लिया। अब हम थोड़ा सा मैप में लोकेशन दिखा देते हैं राइन का, देखो कहोगे ओवर, ये खत्म, ये पांचों याद हुआ कि नहीं हुआ। 5 पॉइंट कि उसके कॉलोनीज ले लिए, सेकेंड पॉइंट क्या ले लिया, 10% पॉपुलेशन और 30% एरिया, फिर उसके कोल एंड आयरन माइंस राइन एरिया ले लिया गया। फिर वॉर का दोषी किसको ठहराया गया, जर्मनी वॉज द टोटली गिल्टी ऑफ द वॉर। फिर लास्ट क्या किया गया, दैट्स व्हाई दे फोर्स द कंपनसेशन मनी, हाउ मच कंपनसेशन मनी दे फोर्स्ड, अंडरस्टूड। ये 5 पॉइंट, और ये क्वेश्चन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट है कि राइट द टोटल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वर्साय ट्रीटी, दैट वर द रीजन ऑफ राइज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। बस मैप में आप क्या करो, राइन लैंड, ये राइन रिवर है, आप एक काम करोगे, आपके बुक में जो मैप है वहां पे आप ये रिवर लगा लो, ये हाँ, ये जो रिवर है ना राइन एंड डेन्यूब, ये वाला एरिया जो है राइन रिवर के आसपास का एरिया, इसको क्या कहा जाता है, RUR, RUR। और ये लोकेशन लगाना है आपको मैप में, एग्जाम में आएगा तो आपको ये देखना है कि जर्मनी में नॉर्थ साइड में, नॉर्थ जर्मनी में ये एरिया है। क्लियर ना, किसी को दिक्कत है, ये है आपका राइन रिवर, RHINE राइन, और ये है आपका डेन्यूब रिवर, डेन्यूब, इसी के पास का ये एरिया है जहाँ पे, ये लोकेशन आप अपने बुक में लगाएंगे और मैप में भी लगाएंगे। ओके, तो ऑल थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट क्लास में हम आगे, ओके, थैंक यू।